असुरन 2019 में आई तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। द फिल्म वाज कमर्शियली सक्सेस और इस फिल्म को 2 अवार्ड भी मिले। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक बाप बेटे जंगलों के बीच में किसी से छिपकर जा रहे होते हैं और रात में पुलिस भी चक्कर लगा रही होती है उसी जंगल में। पुलिस किसी के घर जाती है, वहाँ पर एक मर्डर हुआ होता है। इंस्पेक्टर उसके बेटे से कहता है कि हम उसे पकड़ लेंगे, तुम कानून को अपने हाथ में मत लो। इधर जंगल में शिवमणि और उसका बेटा एक पत्थर पर चढ़कर बैठते हैं। इधर शिवमणि की पत्नी, उसकी एक बेटी और उसका भाई उनको लेकर जंगल के दूसरी तरफ अपने एक चाचा के घर छोड़ देता है। शिवमणि की पत्नी का नाम पार्वती, उसके भाई का नाम मनु होता है। मनु सबको छोड़कर एक ट्रक पर बैठकर शहर के लिए निकलता है। शिवमणि, उसकी पत्नी पार्वती और मनु सभी अलग अलग दिशा में भाग रहे होते हैं क्योंकि नरसिंह का परिवार शिवमणि के परिवार को ढूंढकर जान से मार देना चाहता है। शिवमणि के परिवार के लिए ये समस्या कोई नई नहीं है। इस तरह की समस्याएं छोटे किसानों और बड़े जमींदारों के बीच होती ही रहती है। पूरा गांव 2 भागों में बटा हुआ है, एक में गरीब किसान रहते हैं और दूसरे में जमींदार रहते हैं। नरसिंह गरीबों की ज़मीन हथियाना चाहता है। नरसिंह का भाई वेंकटेश मद्रास की एक बड़ी कंपनी के साथ मिलकर गरीबों की ज़मीन पर एक सीमेंट फैक्ट्री डालना चाहता है। जैसा कि देश में हमेशा से होता आ रहा है, जमींदारों को अगर फैक्ट्री लगानी होती है तो वो गरीबों की ज़मीन ज़बरदस्ती हथिया देते हैं। वहाँ के सिनेमाघर, फैक्ट्री सब कुछ नरसिंह का ही था, लेकिन फिर भी नरसिंह की नज़र शिवमणि की 3 एकड़ ज़मीन पर थी। फिर दिखाया जाता है कि शिवमणि अपने बेटे गुरुमणि के लिए लड़की देखने जा रहा होता है। गुरुमणि को लड़की पसंद आ जाती है। शाम को शिवमणि और उसका बेटा गुरु आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक और कमरा बनाया जाए या पंखा लगवाया जाए। रात को शिवमणि अपने बेटों के साथ अपने खेत में रखवाली कर रहा होता है। तभी उनके खेत में एक जंगली सूअर दिखाई देता है। शिवमणि और गुरु दोनों मिलकर सूअर को मारने की कोशिश करते हैं। उनके साथ में एक कुत्ता भी होता है। सूअर बचकर नरसिंह के खेत में भाग जाता है, मगर शिवमणि का कुत्ता खेतों में लगे तारों में फंस जाता है और उसमें लगे करंट से मर जाता है। अगली सुबह पंचायत में गुरु करंट हटाने के लिए कहता है, मगर नरसिंह कहता है कि मेरा खेत है, मेरा जो मन करेगा मैं करूँगा, चाहे कुत्ता मरे या तुम लोग मरो, मुझे कोई परवाह नहीं। गुरु कहता है कि तुम खंभा लगाओगे, मैं उखाड़ता रहूँगा। और अगली सुबह नरसिंह देखता है कि उसके खेत के बाड़ टूटे हुए हैं। नरसिंह का आदमी कहता है कि ये काम शिवमणि के बेटे गुरुमणि ने किया होगा। शिवमणि अपने बेटे को समझाता है कि ये सब ठीक नहीं है। उसका छोटा बेटा चिंतामणि शेरू के मरने के कारण वह स्कूल नहीं जाता है। पार्वती और उसके बेटे खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी नरसिंह का बेटा कुएं से ट्यूबवेल लगाकर पानी निकाल रहा होता है। पार्वती कहती है कि तुम कुएं से ट्यूबवेल लगाकर पानी निकाल लोगे तो हम लोग हाथ से खींचकर पानी कैसे निकालेंगे। वह उसे पानी निकालने से मना करती है, मगर वह नहीं सुनता। तभी गुरु आता है। गुरु नरसिंह के बेटे और उसके साथी सबसे अकेले भिड़ जाता है और सबको खूब पीटता है। उसी शाम को नरसिंह पुलिस से कहकर गुरु को पकड़वा लेता है। अगली सुबह पंचायत बुलाई जाती है। शिवमणि पंचायत से अपने बेटों को छोड़ने के लिए कहता है। नरसिंह कहता है कि मेरी बेइज्जती हुई है, मुझे बदला चाहिए, इससे कहो कि मुझसे और पूरे गांव से माफ़ी मांगे। शिवमणि राजी हो जाता है। वह नरसिंह और पूरे गांव से माफ़ी मांगता है। पार्वती शिवमणि को डांटती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर शिवमणि कहता है कि गुरु को कुछ हो जाता तुम इज्जत का क्या करती। शाम हो जाती है। मनु गुरु को पुलिस स्टेशन से लेकर घर आता है। पुलिस वालों ने गुरु को भी पीटा होता है। शिवमणि पूछता है कि क्या हुआ, तो गुरु कहता है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। शिवमणि ने अधिक शराब पी हुई होती है, जिससे वह उल्टी करने लगता है। गुरु को चिंतामणि बताता है कि तुझे छुड़ाने के लिए बापू से उस नरसिंह ने पूरे गांव के पैर पड़वाए। गुरु बहुत गुस्सा
गुरु को बहुत गुस्सा आता है। वह नरसिंह के पीछे जाता है और जैसे उसे अकेले में पाता है उसे 2 झापड़ देता है और चप्पल से भी पीटता है। अब नरसिंह को अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। अब उसके सीने में बेइज्जती की आग धधक रही होती है। वह अपने बड़े भाई वेंकटेश से कहता है कि गुरु को ऐसी मौत मारो कि उसका क्रियाक्रम भी ना हो पाए और उसका सर इस भट्ठी में लाकर जला दो। अब रात का समय हो रहा था। गुरु और चिंतामणि दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ लोग गुरु को पकड़ लेते हैं, उसके गले में फंदा डालकर टांग देते हैं। गुरु चिंतामणि को कहता है कि तू घर जा। गुरु अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। चिंतामणि घर से सबको बुलाने के लिए जाता है और जब वह वापस आता है तो उस जगह पर कोई नहीं होता है। ना गुरु की लाश होती है और ना कोई वहाँ पर गुंडा, कोई नहीं। शिवमणि चिंतामणि से कहता है कि मजाक मत कर, कोई तो नहीं है यहाँ पर। चिंतामणि कहता है कि मैं अपने भाई की मौत का मजाक क्यों करूँगा, उन्होंने उसे यहीं पर पेड़ पर टांगा था। तभी पेड़ से रस्सी के रगड़ होने के कारण दूध टपक रहा होता है। शिवमणि पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। शिवमणि कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे को किसी ने जान से मार दिया है, कम से कम रिपोर्ट तो लिख लो। पुलिस रिपोर्ट लिखकर उसे जाने को कहते हैं। अगली सुबह पार्वती चिंतामणि से कहती है कि तेरा भाई कल रात से वापस नहीं आया। तेरे बाबा कहाँ हैं? चिंतामणि कहता है कि उन्हें मामा ले गए हैं। तभी सामने बहुत से पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है जो खेतों के बीच में जुटे हुए थे। पार्वती उसे देखकर डर जाती है, वह उसकी तरफ दौड़ने लगती है। तभी शिवमणि वहाँ पर पहले से आता है। वह अपने बेटे की दुर्दशा देखकर बिल्कुल चीख उठता है। वह उसे अपने गमछे से ढक देता है। गुरु का खाली शरीर वहाँ पर रहता है, उसका सिर वहाँ पर नहीं रहता। तभी वहाँ पर पार्वती आती है। शिवमणि उसे देखने से रोकता है, लेकिन पार्वती देखना चाहती है। वह उसे देखकर तड़प उठती है, बेहोश हो जाती है। वह कहती है कि इसका सर कहाँ है, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। शिवमणि किसी तरह पार्वती को लेकर घर जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि यह तेरा बेटा नहीं है, जब तक सर नहीं मिल जाता हम नहीं कह सकते कि यह तेरा बेटा है। शिवमणि कहता कि आप हमारे बेटे को ढूंढ नहीं पाए तो कम से कम उसकी लाश ही दे दीजिए अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन पुलिस वाले लाश को वापस नहीं देते हैं। पार्वती नहीं मानती है कि गुरु मर गया है। समय बीतता गया, मगर पार्वती रोज़ गुरु को बाजार में, खेत में, हर जगह ढूंढती। समय बीतता गया, अब 1 साल हो गया। शिवमणि कहता है कि मैंने उसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाई, अब तो उसका चेहरा भी मुझे याद नहीं। पार्वती रास्ते में होकर जा रही होती है। तभी नरसिंह के बेटे की शादी होने वाली होती है। सब खुशियाँ मना रहे होते हैं। वह अपने घर आती है। यहाँ पर शिवमणि गुरु का श्राद्ध मना रहा होता है। पार्वती कहती है कि मेरा बेटा मरा नहीं है। शिवमणि कहता है कि अब तुम भी मान लो, गुरु वापस नहीं आएगा। इस पर पार्वती कहती है कि अगर मेरा बेटा मर गया है तो तुम सब ने अब तक क्या किया? मैं तभी अपने बेटे का श्राद्ध मनाऊंगी जब तुम नरसिंह को मारोगे। अब समय बीतता गया। अब पार्वती ने भी मान लिया कि गुरु वापस नहीं आएगा। वह उसकी श्राद्ध मनाती है। चिंतामणि को यह सब देखकर बहुत दुख होता है। वह अपनी माँ की इस अवस्था को नहीं देखना चाहता। शाम हो जाती है। वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा होता है। हाथ में उसने कुछ लिया होता है। बैग में पार्वती पूछती है कि यह तुम्हारे हाथ में क्या है? चिंतामणि कुछ बताए बिना निकल जाता है। कुछ देर तक ना लौटने के कारण पार्वती शिवमणि को उसके पीछे भेजती है। शिवमणि चिंतामणि को ढूंढने के लिए जाता है। वह देखता है कि चिंतामणि हथियार लिए नरसिंह की तरफ भाग रहा होता है। तभी वह एक डंडे को तार पर मार देता है, जिससे लाइट चली जाती है। चिंतामणि नरसिंह को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। शिवमणि जल्दी से घर आता है और सारे कपड़े, कागजात, जेवर सभी इकट्ठा करने लगता है। पार्वती पूछती है कि क्या हुआ? शिवमणि कहता है कि तुम्हारे बेटे ने सबको मुसीबत में डाल दिया, उसने नरसिंह को मार दिया है। पार्वती का भाई मनु कहता है कि चिंता को लेकर
जंगल में छुप जाओ, मैं पार्वती और छोटी को लेकर कहीं चला जाऊंगा। मामला ठंडा होने के बाद वापस आ जाएंगे। बस तभी से शिवमणि अपने बेटे को लेकर जंगल में छुपा हुआ है। अब शिवमणि का केवल एक काम है, अपने परिवार को बचाना। पुलिस वाले जंगल के गुंडों को सुपारी देते हैं शिवमणि और उसके बेटे को मारने के लिए। अब शिवमणि के पीछे गुंडे लग चुके हैं। अब शिवमणि और चौकन्ना रहता है। नरसिंह के आदमी पार्वती को ढूंढते हुए उस बूढ़े चाचा के पास पहुंच जाते हैं जहां पार्वती छुपी हुई थी। चाचा पार्वती को पीछे के रास्ते से निकाल देते हैं। पार्वती तो वहां से निकल जाती है, मगर नरसिंह के आदमी बूढ़े बाबा को खूब पीटते हैं। शिवमणि मनु से मिलता है। वह पूछता है कि इल्ज़ाम किस पर लगाया गया है। मनु कहता है कि उन्होंने तुम पर और तुम्हारे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि तुमने उनकी चेन लूटने की कोशिश की और रोके जाने पर तुमने उनका मर्डर कर दिया। पुलिस भी मिली हुई है। मनु कहता कि न जाने उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। शिवमणि कहता कि उन्हें तुम्हारी किसी काम के लिए ज़रूरत होगी, नहीं तो वह तुम्हें भी किसी न किसी इल्ज़ाम में फंसाकर इस केस में लपेट लेते। फिर मनु वापस लौट जाता है। शिवमणि अपने बेटे चिंतामणि को लेकर जंगल में चला जाता है। उसके पीछे जो गुंडे लगे हुए हैं वह कुत्तों को लेकर शिवमणि के पीछे पड़े हुए हैं। शिवमणि अपने किसी दोस्त से मिलने जाने वाला होता है। वह चिंता से कहता कि यहीं पर बैठे रहना, कहीं जाना मत। चाचा को खूब पीटा और उनका घर भी उजाड़ दिया। चाचा और चाची दोनों हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने तुमसे माफ़ी मांगी है कि वह पार्वती को सुरक्षित ना रख सके। शिवमणि कहता है कि पार्वती कहाँ है। उसका दोस्त कहता है कि चाचा ने उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया था। अब शिवमणि हार मान चुका था, उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। फिर वह चिंतामणि के पास जाता है। चिंतामणि अपनी जगह पर नहीं होता है। शिवमणि परेशान हो जाता है। वह चिंता को ढूंढता है। चिंतामणि पास में एक मुर्गी पका रहा होता है। शिवमणि चिंता को खूब पीटता है, कहता है कि मैंने कहा था ना यहाँ से कहीं पर जाना मत। चिंता कहता है कि आप इतना डरते क्यों हैं। भैया होते तो यहाँ छुपने के बजाय नरसिंह के घर में घुसकर एक एक को काट डालते, और नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। जो गुंडे शिवमणि को मारने के लिए उसके पीछे लगे हुए थे वह उसके घर का जो कुत्ता था गोरी, उसको लेकर ढूंढ रहे होते हैं। तभी गोरी को चिंता की महक आ जाती है। वह उसके ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है और उसके पीछे सभी गुंडे लगे हुए गोरी को ढूंढ लेते हैं। चिंता कहता है कि तू यहाँ कैसे आई, कौन लाया तुझे। तभी उसके पीछे सभी गुंडे वहाँ आ जाते हैं। वे चिंता को पकड़ने वाले होते हैं कि शिवमणि आ जाता है। शिवमणि सबको भगा भगा कर मारता है। चिंता कहता है कि इसी ने भैया को मारा था, इसे जान से मार दो। शिवमणि भी मार देना चाहता है, मगर वह खुद को रोक लेता है। वह कहता है कि मैं तुझे मारकर अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। अगर तूने दोबारा मेरे परिवार की तरफ नज़र डाली तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ से चला जाता है। शिवमणि चिंता से कहता है कि तुझे यही लग रहा होगा कि मैंने गुरु के कातिलों को क्यों जिंदा छोड़ दिया। जी तो कर रहा था कि उनकी खाल उतार कर उनके चीथड़े उड़ा दूं, मगर मेरा गुस्सा पहले ही बहुत कुछ करवा चुका है। मुझे अब और नहीं खोना है। पहले मैं किसान नहीं था, मैं शराब बनाने का काम करता था। चाहे मैयत हो या शादी, लोग मुझसे शराब खरीदने के लिए दूर दूर से आते थे। इसी वजह से मेरा मालिक विश्वनाथ गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। कहने को तो मैं उनका नौकर था, लेकिन वह मुझे अपने बेटे जैसा मानते थे। फिर एक दिन मैंने पांडी नाम के आदमी को काम पर लगाया। वह मालकिन के गांव का था। मेरे कहने पर मालिक ने उसे काम पर रख लिया। पहले तो वो घर के छोटे मोटे काम करता, बर्तन मांजता, जूते साफ करता। फिर धीरे धीरे वह मिल का मुनीब बन गया। शिवमणि के बड़े भाई का नाम शंभू था। उसने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। उन्होंने गरीब किसानों की ज़मीन हथिया ली थी। शंभू और उसके वकील ने कोर्ट में जाने के लिए कहा। एक बार क्या होता कि शिवमणि पांडी से 100 रुपये मांगता है, मगर पांडी मना कर देता है और कहता है कि तू जब पैसे मांगेगा तुझे मिल जाएंगे क्या, मैं पैसे नहीं दूंगा। इस पर शिवमणि को गुस्सा आ जाता है। वह पांडी को पीटने लगता है। तभी विश्वनाथ वहाँ आता है और शिवमणि को 100 रुपये देता है। शिवमणि को लड़की वाले देखने आते हैं।
वह पूछते हैं कि यह काम कौन सा करता है। तभी एक बेवड़ा कहता है कि यह बहुत अच्छा ताड़ी बनाता है, अगर आपको भी पीना हो तो कभी सुबह आ जाइए, बिल्कुल इसके हाथ की ताड़ी पीकर इसके दीवाने हो जाएंगे। इस पर लड़की वाले वहाँ से वापस चले जाते हैं। मुनिया शिवमणि को पसंद करती है, वह शिवा से शादी करना चाहती है। शिवमणि को भी मुनिया पसंद होती है, वह भी उससे शादी करना चाहता है। वह उससे प्यार करने लगता है। वह उसके लिए एक चप्पल बनवाता है। गांव का रूल यह रहता है कि गांव में केवल जमींदार और अमीर लोग चप्पल पहनेंगे, गरीबों को चप्पल पहनने की अनुमति नहीं थी। लेकिन शिवमणि मुनिया के लिए चप्पल बनवाता है और मुनिया को दे देता है। मुनिया स्कूल गई होती है। जब वह वापस आ रही होती है तभी पांडे देखता है कि मुनिया ने चप्पल पहने है। वह मुनिया को कहता है कि चप्पल उठाकर अपने सर पर रख। वह मुनिया को स्कूल से पीटते हुए घर तक लाता है। जब मुनिया के सर से चप्पल गिरता, वह मुनिया को छड़ी से पीटता और पीटते हुए घर तक लाता है। मुनिया यह बात रो रो कर शिवमणि को बताती है। शिवमणि आग बबूला हो जाता है। वह पांडे को ढूंढता है और उसे खूब पीटता है और पीटने के बाद गांव में घुमाता है और एक पेड़ से बांध देता है। तभी विश्वनाथ आता है। अभी शिवमणि विश्वनाथ को पांडे के करतूत के बारे में बताता, उससे पहले ही विश्वनाथ शिवमणि को एक झापड़ मार देता है। वह कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमने पांडे को कैसे मारा, तुम्हें पता है ना वह हमारा रिश्तेदार है। शिवमणि को अपनी हैसियत का पता चल जाता है। वह समझ जाता है कि विश्वनाथ उसकी इज्जत नहीं करता। शिवमणि का बड़ा भाई उसे समझाता है कि देख लिया ना विश्वनाथ का असली चेहरा, जब तक तू उसके पैरों के नीचे था तब तक उसने तेरी हर बात मानी, लेकिन अब देखना वह अपना असली रंग दिखाएगा। शिवमणि का बड़ा भाई शंभू एक वकील के साथ गांव वालों को समझाता है कि जो हमारी ज़मीन है उसे कोई बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता। अंग्रेज़ों ने इसे हमें दिया था, इसे हम आपस में खरीद या बेच सकते हैं। बाहर वाला कोई आदमी यह ज़मीन खरीदता है तो यह कानूनन जुर्म होगा। वे सभा बुलाते हैं। विश्वनाथ पुलिस के पास जाता है। वह कहता है कि तुम उस वकील को रास्ते में गिरफ्तार कर लेना, बाकी हम सब देख लेंगे। और सभा में शिवमणि को बहाने से बाहर भिजवा देते हैं और उसी सभा में अपने कुछ आदमी भेज देता है। जैसे शिवमणि बाहर जाता है, विश्वनाथ के आदमी शंभू को चाकू मार देते हैं और लोगों को घायल कर देते हैं। इधर पांडे गांव में आग लगा देता है और शिवमणि के परिवार को जलाकर मार देता है। जब शिवमणि को पता चलता है तो वह गांव में जाता है। मुनिया अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है। वह कहती है कि पांडे ने यह सब किया है, कुछ भी हो जाए उसे जिंदा मत छोड़ना। शिवमणि चक्कू लेकर पांडे के पीछे जाता है और वहाँ पर पांडे को जान से मार देता है और विश्वनाथ को भी, जो भी उसके रास्ते में आता वह सबको मार देता। वहाँ सबको मारने के बाद वह दूसरे गांव भाग जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मनु से होती है। मनु उसे काम देता है। अब शिवमणि खेती करता, वहीं पर उसकी मुलाकात मनु की बहन पार्वती से होती है। शिवमणि खेतों में काम करता और मनु के साथ रहता था। मनु की दादी कहती हैं कि घर में अभी जवान बहन है तुम्हारी और तुम पराये मर्द को लेकर इसमें रख रहे हो, तुम्हें पता है गांव वाले क्या कहते हैं। इस पर शिवमणि कहता है कि दादी सही कह रही हैं, मैं किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, मैं जल्द ही चला जाऊंगा। इस पर मनु कहता है कि तुम्हारे चले जाने से क्या होगा, गांव वालों का मुंह बंद तो नहीं होगा, तुम मेरी बहन से शादी करोगी। इस पर शिवमणि अपनी पुरानी कहानी बताता है कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इस पर पार्वती कहती है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर सकता है वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। पार्वती शिवमणि को पसंद करती है। शिवमणि अपनी गुनाह को कोर्ट में मान लेता है। वकील यह साबित कर देता है कि शिवमणि ने जो कुछ किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया और उसने खुद को सरेंडर किया है, इसलिए जज उसे केवल 2 महीने की जेल करता है और फिर जेल से छूटने के बाद वह पार्वती से विवाह कर लेता है।
अब शिवमणि अपने नए जीवन में बहुत खुश था। जब तक चिंतामणि को अपने पिता के बारे में पता नहीं था, वह उसे कुछ नहीं समझता था, लेकिन अब अपने पिता को अपने लिए हीरो समझता है। शिवमणि अपने बेटे के साथ मंदिर में जाता है। वहीं पर पार्वती पहले से रहती है। शिवमणि पार्वती के साथ गांव छोड़कर शहर निकल जाता है। शिवमणि पार्वती और अपने बच्चों को अनाथालय में छोड़कर वकील से मिलने जाता है और पार्वती से कहता है कि तुम सीधा कोर्ट में मुझसे मिलना। वह वकील को सारी चीज़ें बताता है। शिवमणि कहता है कि सारा जुर्म मेरे सर पर डाल दीजिए, मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरा बेटा बच जाएगा। वकील समझाता है कि तुम अगर जेल चले गए तो तुम्हारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? क्या वह उसे छोड़ देंगे? तुम दोनों सरेंडर कर दो। तुम्हारा बच्चा अभी नाबालिग है, इसलिए उसे जेल नहीं होगा, उसे बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाएगा। तुम दोनों कल कोर्ट में आकर मुझसे मिलो। पार्वती अपनी बेटी के साथ कोर्ट में आती है। पार्वती को देखकर नरसिंह का आदमी समझ जाता है कि आज शिवा आने वाला है। वह नरसिंह को फ़ोन करके बता देता है। नरसिंह शिवमणि और उसके बेटे को पकड़ने के लिए पहले से पुलिस तैनात कर देता है। शिवमणि अपने बेटे के साथ कोर्ट आने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में पुलिस होने के कारण वह कोर्ट में नहीं जा सकता। अंदर नरसिंह के आदमी पहले से तैनात रहते हैं, इसीलिए वह वहां से चला जाता है। शिवमणि का वकील इंतज़ार करते करते परेशान हो जाता है और कोर्ट की सुनवाई बंद हो जाती है। इसके बाद शिवमणि वकील से मिलने जाता है। वकील कहता कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कोर्ट में नहीं आए। शिवमणि कहता कि वहाँ पर पहले से नरसिंह के आदमी थे, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सका। शिवमणि कहता कि हमारे ज़मीन पर नरसिंह के आदमियों की नज़र थी, मैं उन्हें वह ज़मीन दे दूँगा। आप बस पंचायत में नरसिंह को इस बात पर राज़ी करवा दीजिए कि वह ज़मीन के बदले मेरे बच्चे को छोड़ देगा, उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। अब पंचायत होती है, उसमें वह वकील ज़मीन को नरसिंह के नाम पर करवा देता है। बदले में चिंतामणि को छोड़ने के लिए नरसिंह राजी हो जाता है। पंचायत खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी शिवा को इस बात की शंका रहती है कि नरसिंह चुप नहीं बैठेगा। जमीन लेने के बाद भी वह चिंतामणि को मारने की कोशिश जरूर करेगा। वकील शिवमणि से कहता है कि चिंता का ध्यान रखना, सरेंडर होने तक उसे बचा कर रखना। चिंतामणि एक मंदिर में बैठा रहता है। वह थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए निकलता है। इधर शिवा पंचायत खत्म करके मंदिर पर आता है और चिंतामणि वहाँ पर नहीं रहता है। वह पंडित जी से पूछता है कि चिंतामणि कहाँ है। पंडित जी बताते हैं कि वह बाहर पेशाब करने गया है और पंडित जी से एक पूजा करवाते हैं। तभी मंदिर में नरसिंह का नौकर आता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़मीन नहीं चाहिए। नरसिंह के आदमी तुम्हारे बेटे को बुरी तरह मार रहे हैं। अब शिवमणि हथियार उठाता है। मनु से कहता है कि तुम अपने आदमियों को इकट्ठा करो और हथियार लेकर चला जाता है। वहाँ पर नरसिंह के आदमी चिंता को पीट रहे होते हैं। नरसिंह कहता है कि इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तभी वहाँ पर शिवा आता है। वह तलवार से सबको काटने लगता है, किसी को नहीं देखता। वहाँ पर भयानक लड़ाई होती है और शिवा नरसिंह के पूरे परिवार को मार देता है। तभी मनु आता है और वह शिवा और चिंतामणि दोनों को लेकर अपने गांव चला जाता है। शिवा अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर देता है। वह चिंता को समझाता है कि ज़मीन होगी तो लोग छीन लेंगे, पैसा होगा तो लोग लूट लेंगे, लेकिन तू पढ़ाई करना और बहुत ताकतवर इंसान बनना और हमेशा अच्छे काम करना। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में बताओ कैसी मूवी लगी।